विल आई लीव द कंट्री। सो आपको जो सैलरी आएगी वो यहाँ के 10 ईयर के हिसाब से आएगी और आपको लगेगा ओ माय गॉड मैं इतना सारा डिजर्व करता हूँ। तो ये चीज़ें जो है मैं आपको रियलिटी चेक बताना चाह रही हूँ कि मेरे 3 साल के एक्सपीरियंस में ये चीज़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग थी। उसके बाद आपको एक लाइसेंस लेना होगा, लाइसेंस के लिए आपको एग्ज़ाम देनी होगी, अच्छी खासी फीस भरनी होगी। कई मैं मोर देन $1000। आई स्टिल मिस इंडिया। मेरे रूट्स इंडिया से ही हैं और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज का जो वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल वीडियो है क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेरी 3 साल की जो कनाडा जर्नी है उसके बारे में। तो आज डेट हो रही है 16 अगस्त और मैं यहाँ पर आई थी कनाडा में 13 अगस्त 2022 में और आज दिन है 16 अगस्त 2025। सो एग्जैक्टली 3 साल और 3 दिन हुए हैं। तो ये जो वीडियो है इसमें हम बात करेंगे कि मेरा जो एक्सपीरियंस है 3 सालों में कैसा रहा, मैंने कैसा सोचा था कनाडा के बारे में, कैसा वो अभी एक्चुअली है, मैं क्या फील कर रही हूँ उन सब के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि जब भी हम अपनी खुद की कंट्री से, जहाँ पे हम रेगुलरली रहते हैं, उस कंट्री से जब हम यहाँ आने के लिए, जब भी हम इंस्टाग्राम पे कनाडा की फ़ोटोज़ सर्च करते हैं या कनाडा के बारे में हैशटैग कनाडा करके सर्च करने की कोशिश करते हैं तो बहुत सारे ब्यूटीफुल लेक्स, ब्यूटीफुल ओवरकोट पहने हुए स्टाइलिश लोग और ये सब हमें देख के हमें लगता है कि वाओ क्या लाइफ है। विंटर्स भी ऐसे होते हैं, इतने स्टाइलिश कपड़े पहनने के मौके मिलते हैं, ये सब हमें लगता है। लेकिन रियलिटी उसकी क्या होती है वो मैं आपको बताती हूँ। रियलिटी ये होती है कि जब मैं भी यहाँ पे कनाडा पहली बार आई थी या अभी भी जब भी पहली बार स्नो होती है हर एक सीज़न में, तो पहले 1 दिन या 2 दिन इतना अच्छा लगता है कि वाओ पहली स्नो, ये वो, बड़े बड़े जैकेट्स पहन के, अच्छे अच्छे एसेसरीज पहन के, फ़ोटो क्लिक्स, ये वो सब कुछ 1 दिन अच्छा लगता है या 2 दिन अच्छा लगता है। उसके बाद जो रियल स्ट्रगल चालू होती है कि तुम्हें कहीं भी जाना है, अगर अपने अपार्टमेंट से या अपने घर से सिर्फ आपको पार्किंग लॉट तक भी आना है, फिर भी आपको सब कुछ ऊपर से नीचे तक कंप्लीटली पहन के 2-4 लेयर्स, 2-4 शर्ट और स्पेशली मैं जहाँ रहती हूँ यहाँ पे इतने सारे कपड़े और ओवरकोट वगैरह सब कुछ पहन के, कैप पहन के और फिर अपने गले को कवर करके और फिर ग्लव्स पहन के, सब कुछ पहन के आना पड़ता है। तब उस टाइम पे इतना इरिटेट लगता है कि मज़ा नहीं आता। और छोटी छोटी चीज़ों के लिए आपको लंबे वाले शूज़ पहनने पड़ते हैं क्योंकि यहाँ पे आप ऐसे ही, जब स्नो होती है ना तब आप ऐसे ही चल के या किसी भी रेगुलर शूज़ में नहीं आ सकते, आप गिर जाओगे या फिसल जाओगे, इन सब तरीके के डर होते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं जो रियलिटी है। और डू आई एंजॉय इट फॉर अ फन और 2 days? Yes, I do. After that, no. So this is reality check. I'm just letting you know. So my opinion is like yes and no both, but most probably no. दूसरे नंबर का पॉइंट मैं आपको बताऊंगी कि एजुकेशन और तुम्हारी स्किल्स जो भी आप इंडिया से लेकर आते हो उसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे कि मैंने इंडिया में किया है मास्टर्स MBA। मेरी पूरी अगर एजुकेशन की बात करें तो मैंने किया है BSc विथ फिज़िक्स सब्जेक्ट और उसके बाद मैंने एक IT का छोटा सा कोर्स किया था और उसके बाद मैंने MBA इन ह्यूमन रिसोर्सेज किया और वो भी काफ़ी अच्छे मार्क्स से किया था। मेरी जो उम्मीद होती है वो मुझे लगता है कि एटलीस्ट मेरा जो एजुकेशन है वो यहाँ पे वैसे ही वैलिड होगा जो कि वर्ल्ड एजुकेशन सर्विसेज के हिसाब से है भी। अगर आप उसको मैच करो जिस बेस पे हमें PR मिली है या हमें मिलती है तो उसमें जो आपका एजुकेशन होता है वो सेम होता है। लेकिन जब आप एक्चुअल में यहाँ पे जॉब अप्लाई करते हो, आप यहाँ पे आते हो, तब आपको लगता है कि इसके अलावा भी आपको कुछ एडिशनल सर्टिफिकेट्स लेने पड़ेंगे फिर और उसके बाद ही आप अपने फील्ड में जॉब कर सकते हो। जैसे कि मेरे केस में MBA HR करने के बाद मुझे यहाँ पे लेना पड़ेगा CPHR जिसके लिए मैंने ऑलरेडी अप्लाई किया है और उसकी प्रोसेस लेंथी होती है। ऐसा नहीं होता कि आज आपने किया कल आपको मिल जाएगा, ऐसे नहीं होता। उसकी प्रोसेस होती है, 1-1 साल भी लग जाता है क्योंकि पहले आप अप्लाई करेंगे, उसके बाद आपको वो लोग आपकी मार्कशीट्स चेक करेंगे, उसके बाद आपको वो लोग एक एग्ज़ाम के लिए डेट देंगे, उसके बाद आप एग्ज़ाम देंगे। सो ये प्रोसेस में काफ़ी टाइम लगता है और मेरे में भी लग रहा है, वो सब कुछ बहुत लेंथी होता है। तो इसी तरीके से अगर आपकी कोई भी एजुकेशन इंडिया में है, फॉर एन एग्जाम्पल अगर आप कोई मैकेनिकल इंजीनियर हैं, आप कोई सिविल इंजीनियर हैं या आप कोई भी आर्किटेक्ट इंजीनियर हैं, कोई से भी इंजीनियर आप इंडिया में हैं, आपकी जो एजुकेशन है वो यहाँ के हिसाब से WES के हिसाब से वैलिड भी है,
मैच हो रही है, लेकिन फिर भी वहाँ से आने के बाद यू हैव टू अप्लाई, और फिर उसके बाद आपको एक लाइसेंस लेना होगा। लाइसेंस के लिए आपको एग्ज़ाम देनी होगी, अच्छी खासी फीस भरनी होगी, कई में मोर देन $1000 और बहुत ज़्यादा भी होती है। मेरे केस में मिनिमम $1000 जितना खर्चा अभी तक का मेरा हो चुका है, सब कुछ मिला के। अभी और भी हो रहा है और होने वाला है, क्योंकि आप वो जो पढ़ाई करने वाले हो सर्टिफिकेट्स की, उसके आप स्टडी मटेरियल लेते हो, ये सब कुछ, क्योंकि हमने पढ़ाई छोड़े काफ़ी टाइम हो गया होता है। जैसे मुझे इंडिया में 12 साल का एक्सपीरियंस ऑलरेडी था, यहाँ पे आने के बाद 3 साल, तो टोटल 15 साल हो चुके हैं। इस बीच में जो भी आप प्रैक्टिकली करते हो, जो थियोरेटिकली करते हो, वो चीज़ें बहुत डिफरेंट होती हैं। तो आपको पढ़ना तो फिर भी पड़ेगा, तो पढ़ने के लिए आप वो जो मटेरियल है वो लोगे, तो उन सब में टाइम लगता है और कॉस्ट लगती है। तो ये चीज़ें जो है, मैं आपको रियलिटी चेक बताना चाह रही हूँ कि मेरे 3 साल के एक्सपीरियंस में ये चीज़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग थी कि चलो मान लो आपने लाइसेंस लेना भी है तो भी इट्स नॉट इजी एंड नॉट लो कॉस्ट। आपको पैसे बहुत ज़्यादा लगेंगे, टाइम भी लगेगा, एफर्ट्स भी लगेंगे, और आपको लगेगा जैसे मैं आप फिर से वो स्टडी वाले चक्कर में फंस गए हैं। सो ये चीज़ है जो कि आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी बिफोर यू कम टू कनाडा। तीसरा पॉइंट है जॉब रियलिटी के बारे में। आप सिविल इंजीनियर जॉब्स इन कनाडा डालोगे, चलो उसमें आपको बहुत सारी जॉब्स मिलेंगी और आपको लगेगा ओ माय गॉड इतना सारा पैकेज है, इतना बड़ा पैकेज है और मुझे तो इतना एक्सपीरियंस, क्योंकि आप वहाँ डालते हो अपना एक्सपीरियंस इंडिया वाला। आप लिखोगे सिविल इंजीनियर सैलरी इन कनाडा फॉर 10 ईयर एक्सपीरियंस, तो आपको जो सैलरी आएगी वो यहाँ के 10 ईयर के हिसाब से आएगी, और आपको लगेगा ओ माय गॉड मैं इतना सारा डिजर्व करता हूँ और मुझे यहाँ पे जाना ही चाहिए। समहाउ आप एक्सप्रेस एंट्री और ये सब में मिला के एलिजिबल हो जाते हैं, आप यहाँ पे आते हैं, और फिर आपको जब रियलिटी पता लगती है कि आप जो जॉब अप्लाई करने आए हैं उस जॉब के लिए सबसे पहले आपको फिर से पढ़ाई करनी होगी, आपको लाइसेंस लेना होगा जिसमें आपको टाइम लगेगा। उस ड्यूरेशन में अगर आप मेंटली प्रिपेयर होकर आए हैं इंडिया से कि आपको 6-8 महीने लगेंगे, तो आपके पास उतने फंड्स हैं जो आप यूज़ करोगे। और अगर आप किसी और जॉब में चले जाते हो तो चांसेस बहुत ज़्यादा है, ये मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, मैंने अपने सराउंडिंग्स में लोगों को देखा है कि एक बार वो किसी और जॉब में चले जाते हैं, फिर देयर इज़ नो वे कि वो वापस एग्ज़ाम दे के और वो सब में आए। बहुत कम लोग होते हैं, 100 में से 20-25% लोग जो कि वापस अपनी फील्ड में एग्ज़ाम दे के लाइसेंस लेके आते हैं। अदरवाइज सारे ही जो आते हैं फिर वो और जॉब्स कर रहे होते हैं, इंडिया में वो कुछ और कर रहे होते हैं और यहाँ पे आके वो कुछ और कर रहे होते हैं, तो उन सब में काफ़ी टाइम लग रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा एक्सपीरियंस लें तो मैं इंडिया में HR मैनेजर का प्रोफाइल था मेरा IT कंपनी में, एंड मेरा 10+ ईयर का एक्सपीरियंस, जैसे मैंने बताया 12 ईयर का एक्सपीरियंस। जब मैं यहाँ पे आई कनाडा में तो मेरा एक्सपीरियंस 0 हो गया, और मैंने जो जॉब शुरू की वो अभी भी HR एडमिन की एकदम ग्राउंड वाली प्रोफाइल है। मुझे अभी भी वो एक्सपोजर नहीं मिला कि मैं आगे वाली उसमें अप्लाई कर सकूं। आपको अपने आप को प्रूव करना होता है और उसके बाद आपको अपनी जो प्रोफाइल है और अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से मिलती है, और आपका जो एक्सपीरियंस है वो धीरे काउंट होता है। जैसे कि अब मेरा एक्सपीरियंस 3 साल का यहाँ पर हुआ है, इंडिया का एक्सपीरियंस आप 0 कंसिडर करो, क्योंकि वो यहाँ पे लोग मानते ही नहीं है। इंडिया का एक्सपीरियंस आपको तब काम आएगा जब आप अपनी फील्ड में हो और आपको उसको प्रूव करना होगा, तब आपको पता होगा कि मैंने ये सिचुएशंस इंडिया में ऑलरेडी डील की हुई है, मैंने ये सब किया हुआ है। तो वो आप एक्सपीरियंस वहाँ पे यूज़ करके आपकी करंट जॉब में फिर आप अपने आप को प्रूव करो। लेकिन आपको जब जॉब चाहिए तो 10 ईयर का एक्सपीरियंस इज 0 इन कनाडा, तो वो बहुत शॉकफुल और बहुत ही पेनफुल होता है जब आप यहाँ पे आते हो। तो मतलब किसी भी प्रोफाइल पे आप आओ, आप चाहे डॉक्टर हो, नर्स हो, इंजीनियर हो, या आप कुछ भी करते हो, यहाँ पे आने के बाद आपको शुरू से ही 0 से ही शुरू करना पड़ता है। तो ये बहुत ज़्यादा मेरे लिए शॉकिंग और पेनफुल था, बट एनीवे अब मुझे पता लग गया है। अब मुझे यहाँ पे 3 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है। और जो इसी टॉपिक में जो मैं आपको बताने जा रही थी कि बहुत सारी जॉब्स होती हैं, वो बहुत सारी जॉब्स आपको हमेशा बहुत सारी नहीं होती हैं, वो एक्चुअली कई बार केवल दिखाने के लिए होती हैं। और यहाँ पे जो पहले LMIA चल रहा था या जो भी एम्प्लॉय स्पॉन्सर्ड वाला चल रहा था प्रोग्राम, तो उस हिसाब से ये लोग जॉब दिखाते थे मार्केट में कि ये जॉब्स हैं, बट एक्चुअली जब आप अप्लाई करते हो तो वो आपको वहाँ से कोई रिस्पांस नहीं आता, और आप दिन में 150, 200 या 200 से भी ज़्यादा एप्लीकेशन करोगे तब आपको 15-20 ईमेल आएंगे कि सॉरी वी हैव मूव्ड फर्दर विद द अदर एप्लीकेंट्स।
ये ट्रूथ है। अगर आपको लग रहा हो कि मैं ऐसे ही बात बता रही हूँ, तो जो भी यहाँ पे एक्सपीरियंस है उनको पता लगेगा कि ये बात 100% सच है। आप इतनी सारी जॉब्स अप्लाई करोगे ना, तो आपको सामने से ईमेल आएगा कुछ दिनों के बाद कि वी हैव मूव फॉर फर्दर विद अदर एप्लीकेंट्स एंड सॉरी यू डिड नॉट क्वालिफाई दिस टाइम, ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट टाइम। ये लोग ईमेल करके आपको बताते हैं कि आप सिलेक्ट नहीं हुए हैं, जो कि नॉर्मल है, हम भी करते थे, लेकिन हम मैसेज या किसी और सोर्सेज से बता देते थे, उस पोर्टल पे अपडेट कर देते थे। ये लोग लिटरली ईमेल करके आपको बताते हैं, लेकिन उसमें आपको अपने आप को डाउन फील करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंडिया में जब आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं ना, तो वो आप केवल और केवल इंडियन लोगों के साथ, अपने सराउंडिंग्स वाले लोगों के साथ या ऐसे लोगों के साथ कम्पीट कर रहे होते हैं जिन्हें पता है कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, कौन सी कॉलेज में पढ़े हैं और कौन सी कॉलेज कैसी है, क्या लेवल है। तो उसमें आपका सिलेक्शन और रिजेक्शन इजीली पता लग जाता है। लेकिन यहाँ पे आप जब किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं, तब आप जो कंपटीशन आपका होता है ना, वो आपके लोकल लोगों के साथ नहीं होता है। यहाँ आप इंटरनेशनल मार्केट में डील कर रहे होते हैं। आप ही के साथ जॉब अप्लाई करने वाले कुछ जापानीज होंगे, कुछ चाइनीज होंगे, कुछ ऑस्ट्रेलियंस होंगे, कुछ यूरोपियन होंगे, कुछ रशियंस होंगे, कुछ इंडियंस भी होंगे और कुछ किसी और लाइक पाकिस्तान, नेपाल, सभी जगह से होंगे। सो आपका एक्चुअल लेवल तब पता लगता है जब आप इंटरनेशनल मार्केट में लोगों के साथ compete कर रहे होते हैं। सो दैट इज़ द लेवल। तो वो आप उस तरीके से प्रिपेयर होके आना। मैं ये चीज़ को बिल्कुल गलत नहीं कह रही, मैं कह रही हूँ कि सही है, लेकिन उसमें टाइम भी काफ़ी लगता है। लेकिन एक बार अगर आप अपने आप को प्रूव करके उसमें लग गए तो फिर लाइफ काफ़ी सही हो जाती है। नेक्स्ट जो पॉइंट मेरा है वो है वर्क लाइफ बैलेंस। मुझे यहाँ की ये बात बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है कि यहाँ पे जो भी वर्किंग आवर्स होते हैं वो फिक्स वर्किंग आवर्स होते हैं। अगर आपको बोला गया है कि फॉर एन एग्जांपल हम बैंकिंग आवर्स लेते हैं, 9 to 5 आपका जॉब है, तो आपका जॉब 9 to 5 ही है। उसके बाद आपको वो ये नहीं कह सकते कि आपने नहीं कभी भी आपको फ़ोन करेंगे। इवन आईटी कंपनीज में भी जो यहाँ पे डील होता है वो ऐसे होता है कि आपको आपके टाइम के बाद कोई फ़ोन नहीं करेगा, कोई मैसेज नहीं करेगा, कोई मेल नहीं करेगा, कुछ नहीं। हाँ, शायद आपको ये अवेलेबिलिटी के लिए पूछ सकते हैं कि आप इस टाइम पे अवेलेबल हैं या नहीं, क्योंकि वो आपको उस टाइम के लिए उसके बाद पे करने वाले होते हैं। लेकिन उसके अलावा आप एक बार जब जॉब से घर गए तब आपका जॉब के रिलेटेड कोई भी स्ट्रेस नहीं होता है, आप वो स्ट्रेस वहाँ छोड़ कर ही जाते हो। और जो दूसरी बात होती है कि कोई भी स्टेट हॉलीडे हो, कोई भी ओवर टाइम आपने किया है, कोई भी वीकेंड वाले दिन काम किया है, तो उसका यू विल गेट पेड एक्स्ट्रा। सो ये बहुत अच्छी चीज़ होती है और आपको चूज़ करना होता है कि आप कर सकते हैं या आप नहीं कर सकते हैं। अगर आप नहीं कर सकते तो नोबडी कैन फोर्स यू, और अगर आप कर सकते हैं तो दे विल गोना पे यू। तो ऐसा नहीं होता कि आपको फोर्सफुली बुलाया जाए कि आपको आना ही है, आपको करना ही है, ऐसा नहीं होता। और यहाँ पे छुट्टी का भी ऐसा होता है कि आप थोड़ा टाइम, जब जो भी आपका टाइम लाइन है उसमें आप अगर इन्फॉर्म कर देते हैं तो आपको लीव्स आराम से मिल जाती है। कोई हैक्टिक नहीं होता कि नहीं आपको नहीं मिलेगी और आप नहीं करेंगे, आपके बिना कंपनी बंद हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। आप अपने गिवन टाइम में उनको इन्फॉर्म करिए और यूल गोना गेट योर लीव अप्रूवल। हो सकता है थोड़ा आगे पीछे मिले सबका टाइम एडजस्ट करके, लेकिन मिल जाती है। तीसरी चीज़ मुझे यहाँ वर्क लाइफ बैलेंस की ये अच्छी लगती है कि सारी प्रोफाइल वाले, चाहे वो डायरेक्टर हो, चाहे वो आपके ऑफिस में कोई स्वीपर हो या आपकी ऑफिस में कोई भी प्रोफाइल पे हो, दे ऑल विल गेट सेम लेवल ऑफ रिस्पेक्ट। ऐसा नहीं है कि कोई डायरेक्टर है तो जो जूनियर्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा बोलना है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। यू कैन बी ऑनेस्ट एट योर पॉइंट, और यहाँ पे उस चीज़ को काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं और रिस्पेक्ट देते हैं और रिस्पेक्ट मिलती भी है। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी सही लगती है। और ये वर्क लाइफ बैलेंस वाला और जो जॉब रियलिटी वाला है, ये पॉइंट भी काफ़ी ओके है, काफ़ी सही है। नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बताऊंगी, ये जो पॉइंट है ये भी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा। जैसे कि हम इंडिया में जब होते हैं ना, तो हमें ऐसा लगता है कि हाँ हम रह लेंगे, क्योंकि हम इंडिया में भी जब हमारे घर पे होते हैं तो फैमिली भले हमारे साथ हो, लेकिन हम अपने कमरे में अलग होते हैं, अकेले होते हैं, मोस्टली फ़ोन्स में बिज़ी होते हैं या अपने कंप्यूटर या अपने लैपटॉप पे अपने काम में बिज़ी होते हैं। तो हमें उस टाइम पे इतना रियलाइज़ नहीं होता, हमें लगता है हाँ अकेले रहने की तो हमको आदत है, हम तो मैनेज कर लेंगे, हमें इतना कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। वी वांट दैट फ्रीडम। और स्पेशली फ्रीडम वाला किड्स में इनको लगता है कि हाँ ये वी विल लाइक इट। ये सब मैंने देखा है यहाँ पे 3 सालों में, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन जब वो यहाँ पे एक्चुअल में आते हैं तब उन्हें पता चलता है, इवन इंक्लूडिंग मी। मुझे लगता था कि मैं पूरे दिन तो अपने काम में बिजी होती हूँ, मुझे कहाँ टाइम मिलता है, आई विल बी ओके। पर एक्चुअली जब आप उस
सिचुएशन में आते हैं तो यू विल गोना मिस योर फैमिली, यू विल गोना मिस योर फ्रेंड्स, और आपको अपने सारे फेस्टिवल्स और वो जो सारी शादियाँ जो आपने इंडिया में अटेंड नहीं की हैं, वो सारी शादियाँ सब कुछ आप याद करने वाले हो, बहुत ज़्यादा याद करोगे और रिग्रेट भी करोगे कि मैं क्यों नहीं गया या क्यों नहीं गई, काश मैंने वो फेस्टिवल्स उस वक्त अटेंड किए होते, काश ये किया होता वो किया होता। क्योंकि जब चीज़ हमारे पास होती है ना जो, तो हमें उसकी रिस्पेक्ट नहीं होती। जब हम आ जाते हैं दूर, जब वो छूटने लगती है, तब हमें लगता है कि नहीं नहीं, वी मिस्ड इट। इसीलिए यही रीज़न है कि सारे जो NRIs होते हैं वो इंडिया में जाके बहुत ज़्यादा कल्चर वाले हो जाते हैं। उन्होंने सारे फेस्टिवल्स, पूजा पाठ और सारी शादियाँ अटेंड करनी होती हैं, तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो आपको भी यहाँ आने के बाद फील होगा। लेकिन अभी आपको शायद, अगर आप ये वीडियो इंडिया से या कहीं और कंट्री से देख रहे हैं, तो आपको अभी ये चीज़ ऐसा लगेगी हाँ ये बोल रही है, पर एक्चुअली ऐसा नहीं होता। लोनलीनेस इज़ रियल। और यहाँ पे स्पेशली जब विंटर्स होती है, हर जगह स्नो होता है, आप घर से बाहर नहीं निकल सकते, टीवी भी आप कितना देख लोगे, फ़ोन भी आप कितना ही देख लोगे, आपको हर काम अपने आप करना पड़ता है। यहाँ पे तो कोई काम के लिए कोई हेल्प भी नहीं आ सकती। मतलब आते हैं तो वो इतना ज़्यादा पैसे चार्ज कर सकते हैं कि आप इनिशियल डेज में उन्हें अफोर्ड नहीं कर सकते। वो भी एक दिक्कत होती है। आपको सब कुछ अपने आप, जैसा घर छोड़कर आप ऑफिस जाते हैं ना, आने के बाद आपको वैसा ही घर मिलता है। जिस तरीके से आपकी बेड की चादर अगर बिखरी है, तो वो आपको आने के बाद ठीक खुद ही करनी है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, इसके लिए प्रिपेयर होके आना। घर के बर्तन, कभी कभी आप इतना थक जाओगे, आपको लगेगा काश कोई हेल्प कर दे। वैसे डिश वॉशर्स होते हैं, लेकिन फिर भी कभी आपको लगेगा कि कोई हेल्प कर दे। तो ये सारी चीज़ें होती है जो कल्चरल शॉक होता है, इनिशियली लगता है। तो हाँ, ये चीज़ रियल है और आपको फील होगी। और इनिशियली विद इन 6 मंथ्स तो बहुत ज़्यादा फील होगी। मैंने बहुत लोगों को देखा है जो आते हैं ना, और मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है, जो आते हैं ना तो वो ऐसे ही होते हैं और यही फील होता है। नेक्स्ट पॉइंट है बेटर लाइफ एंड लिविंग इन कैनेडा। हमें इंडिया में ये पता होता है कि कनाडा की हवा बहुत साफ़ है, यहाँ का आसमान नीला है, यहाँ पे पानी इतना साफ़ है। वो सच में है, यहाँ पे आसमान सच में नीला लगता है। जब आप पिक्चर्स क्लिक करोगे आपको लिटरली फील होगा। इसके बाद यहाँ पे जो पानी होता है वो भी एकदम साफ़ होता है। इंडिया में कई जो सिटी है वहाँ पे, जैसे अहमदाबाद में भी पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, आपको पता लगता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। जब आप, मेरी मम्मी जब पहली बार यहाँ पे आई थी, उन्होंने बताया था कि उनको कितना लाइट फील हो रहा है। मतलब ये एयर और पानी और ये सब सच में बेटर लाइफ की निशानियाँ हैं और फील होता है। उसके अलावा करप्शन फ्री काम होते हैं। आपके कोई भी काम के लिए आपको कोई एक्स्ट्रा पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। सब लोग प्रॉपरली ड्राइव करते हैं, सभी लोग रूल फॉलो करते हैं, सभी लोग यहाँ पे साफ कर रखने की कोशिश करते हैं और बेसिक सिविक सेंस लोगों में होती है। इसके अलावा गवर्नमेंट का कोई भी काम अगर आपने करवाना है तो आप सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर जाइए और वहाँ जाके आप बताइए, आपका काम बिना डिले किए, बिना कोई एक्सक्यूज़ दिए, बिना कोई करप्शन के तुरंत हो जाएगा। ये चीज़ मुझे यहाँ की बहुत ज़्यादा पसंद है। कोई भी छोटे मोटे काम के लिए आपको ये नहीं कहा जाएगा कि ये कल होगा, आज ये नहीं आया है, आज वो नहीं आया है, ऐसे सब नहीं होता है। यहाँ पे काम एकदम स्मूथली हो जाता है सारा। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है और बेटर लिविंग लाइफ के लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सारे पॉइंट्स, एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। और मुझे यहाँ का ये चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है। सो येस, दिस इज़ रियली वेरी गुड थिंग अबाउट कैनेडा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि विल आई लीव द country. So after my 3 years of experience, अगर मैं बात करूँ तो दिल अभी भी हिंदुस्तानी ही है और अगर दिमाग से सोचा जाए तो लगता है कि ये जगह बेटर है। लेकिन फिर भी मैं अभी भी ये सब के ऊपर अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड्स और मेरी जो सोशल लाइफ है उसको ज़्यादा प्रायोरिटी दूंगी। और आई स्टिल मिस इंडिया। मेरे रूट्स इंडिया से ही हैं और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर ऐसी कोई सिचुएशन आई फ्यूचर में या ऐसे कुछ हुआ तो मुझे बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है इंडिया वापस जाने में, एंड आई वुड लव टू गो। और मैं कभी ये नहीं बोलूँगी कि मैं कभी नहीं जाऊँगी और मैं ये कभी ये भी नहीं बोलूँगी कि मैं कभी भी चली जाऊँगी। इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन, अब क्या होता है क्या नहीं होता है। And next question, like, do I like Canada? So yes, I like Canada. And do I like India? Yes, I do like India as well. As much as I like Canada, I still like India because कई चीज़ों में इंडिया भी बेटर है।
उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे। लेकिन अभी जो मेरा वीडियो है वो कनाडा के एक्सपीरियंस के ऊपर है। इस तरीके के जो वीडियो है मैं बनाती रहूँगी। तो अगर आपको ऐसे वीडियो अच्छे लगते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबा लेना। और कनाडा की PR के क्या क्या बेनिफिट्स हैं उसकी मैंने एक वीडियो बना रखी है, जिसकी जो लिंक है मैं डाल दूंगी और उसको भी आप ज़रूर देखना। और ये है मेरा इंस्टा हैंडल, जाके जल्दी जल्दी से फॉलो कर लो। और मैंने उसके यहाँ पे कनाडा के रिलेटेड बहुत सारा कंटेंट डाला है, उसको भी आप ज़रूर देखना। सो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।